हेलो टीचर्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट टीचर्स पे। तो कल की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ ही हाजिर हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे शब्द और उसके भेद। आज हम पढ़ेंगे शब्द को निर्माण कर कैसे किन किन रूपों में किया जाता है। शब्द शिल्पकला, शिल्पशाला सॉरी, यानी शब्द के निर्माण के कितने तरीके होते हैं। तो हिंदी व्याकरण का ब्लूप्रिंट में आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग, प्रत्यय और समास। उपसर्ग, प्रत्यय, आज क्या क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग, प्रत्यय और समास, यानी कि शब्दों का निर्माण। हम लोगों ने कल शब्द उसके भेद पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है, उनमें उपसर्ग, प्रत्यय और समास को आज हम पढ़ेंगे। उपसर्ग, उपसर्ग शब्द के क्या हैं? अग्रदूत। क्या है? शब्द के अग्रदूत हैं। और वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं या उनमें कोई नई विशेषता लाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग लाद। जैसे एक ऑरेंज कलर है, एक ग्रीन कलर है और नया कलर बन गया ये। समझ आया? नहीं। जैसे अति प्लस आचार बन के क्या बना? अत्याचार। आप लोग कहते हैं बहुत अत्याचार कर रहे हो, बहुत, यह अत्याचार किन शब्दों से मिलकर बना है? अति और आचार शब्द से मिलकर, आचार शब्द से मिलकर क्या बना है? अत्याचार। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी शब्द, मूल शब्द में किसी शब्द के पहले लगकर है, किसी शब्द, मूल शब्द में उसके पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं और उसमें क्या नई विशेषता ला देते हैं, उसे क्या कहेंगे? उपसर्ग। अब उपसर्ग के स्रोत क्या क्या होते हैं? उपसर्ग के, उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, यानी कि औपचारिक और तत्सम। तत्सम याद आया? तत्सम के शब्दों में अभी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के ज्यों के त्यों उठा लिए गए हैं। और हिंदी के उपसर्ग, अच्छा संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। हिंदी के 10 और उर्दू, अरबी, फारसी, उर्दू अरबी के कितने हैं? 12 उपसर्ग। यह कैसे होते हैं? व्यवहारिक और दैनिक जीवन में उपयोग आते हैं। और यह सहज और तद्भव शब्द होते हैं। हिंदी के उपसर्ग क्या होते हैं? तद्भव शब्द, यानी कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में कुछ ना कुछ इनमें मॉडिफिकेशन हुआ है, वो शब्द क्या है? हिंदी के उपसर्ग। अब संस्कृत के उपसर्गों में एक दो समझ लेते हैं। जैसे प्र और हार बनके क्या बना? प्रहार। प्रहार का मतलब क्या होता है? हमला। प्र का मतलब अधिक या आगे। क्या? अधिक या आगे। ऐसे ही वि प्लस योग, यानी योग तो आप जानते ही हैं। योग में बी अगर उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया? वियोग, यानी विपरीत या, वि का अर्थ क्या, बी का मतलब क्या होता है? विपरीत या अलग। ऐसे ही नि प्लस दोष, निर्दोष, और सम प्लस कल्प, संकल्प। ये सब क्या है? संस्कृत के उपसर्ग के एग्जाम्पल हैं। अब हिंदी और उर्दू के उपसर्गों में जैसे अध मतलब आधा, अपूर्ण। पका मतलब पकना, यानी इसका मतलब क्या होगा? आधा पका। भर मतलब इसका अर्थ क्या होता है? पूर्ण। पेट मतलब हमारा पेट, तो भर पेट। क्या होगा? भर पेट। ऐसे ही उर्दू के गैर का मतलब होता है रहित, बिना। दिख रहा है ना आपको? एक सेकंड, अब आपको दिख रहा होगा। गैर का मतलब रहित या बिना, और हाजिर का मतलब उपस्थित होना, लेकिन गैर हाजिर का मतलब हो जाता है अनुपस्थित। ऐसे ही खुश मतलब अच्छा, नसीब मतलब भाग्यशाली, यानी खुश नसीब। ला इलाज, बिना बीमारी, जिसका इलाज न हो। प्रत्यय, अब उपसर्ग पढ़े थे, किसी मूल शब्द के पहले लगते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी धातु रूप या शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ या व्याकरणिक स्वरूप बदल देते हैं, वो क्या होते हैं? वे उपसर्ग होते हैं। जैसे महान क्या है? मूल शब्द है, यानी धातु है, और ता प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा? महानता। क्या हो जाएगा? महानता।
क्या हो जाएगा? महानता। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? मूल शब्द क्या है सबसे पहले तो यह समझते हैं। और प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? दो। यानी कि यदि वह संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण है तो वह क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय है। यदि वह क्रिया है, मूल शब्द, तो वह क्या हो जाएगा? कृत प्रत्यय। जैसे मैंने अपने लास्ट स्लाइड में ये पढ़ा था, यह क्या है? मूल शब्द। अब अगर यह संज्ञा, सर्वनाम है, विशेषण है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कौन सा प्रत्यय होगा? तद्धित प्रत्यय। और अगर यहीं पर कोई क्रिया होती तो वह कौन सा प्रत्यय होता? कृत प्रत्यय होता। बात इतनी समझ आई? यदि वह संज्ञा, मूल शब्द अगर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण है तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होगा? तद्धित प्रत्यय होगा। और यदि वह क्रिया है, एक्शन वर्ब है, तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होगा? कृत प्रत्यय होगा। कृत प्रत्यय क्रिया से निर्माण, जैसे भूल क्रिया है और अक्कड़ प्रत्यय है तो क्या हो गया? भुलक्कड़। लिख क्रिया है, आई प्रत्यय है तो क्या हो गया? लिखाई। घबरा क्रिया है, आहट प्रत्यय है तो क्या हो गया? घबराहट। ऐसे ही तद्धित प्रत्यय में बुरा क्या है? आप लोगों को पता है, बुरा विशेषण है, जादू संज्ञा होता है, कड़वा विशेषण होता है, समाज क्या होता है? संज्ञा होता है। इन सब में जो भी प्रत्यय लगते हैं वह क्या होते हैं? वह तद्धित प्रत्यय होते हैं। क्या प्रत्यय होते हैं? कौन से प्रत्यय होते हैं? तद्धित। जैसे बुराई है, बुरा में आई लग गया तो क्या हो गया? बुराई। अब आते हैं समास। समास में क्या होता है? शब्दों का संक्षेपीकरण होता है, यानी कि कई सारे शब्द मिलकर छोटा शब्द बनाते हैं। जैसे दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए और संक्षिप्त शब्द बनने की कला क्या कहलाती है? समास कहलाती है। समास क्या कहलाती है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए और संक्षिप्त शब्द बनने की क्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। जैसे एक शब्द है गंगा और दूसरा जल। गंगा कौन सा पद है? पूर्व पद है। जल उत्तर पद है। तो क्या बनकर इन सबको संक्षेप में करके क्या मिल गया? समासिक पद, गंगा जल। समास के भेद, पदों की प्रधानता का सिद्धांत। यानी समास के कौन कौन से भेद होते हैं? समास के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अब अव्ययीभाव समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। ये देखो, 2 पद अभी हम लोगों ने पढ़े थे, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। देखिए ऐसा होता है, ऐसे पढ़ा जाता है कॉन्सेप्ट। देखिए समझिए, पूर्व पद ये है और उत्तर पद ये है। अब यहाँ पे साफ साफ दिया है कौन सा पद प्रधान है? पूर्व पद। तो बड़ा कौन सा है? पूर्व पद। देख लो हमारे सिंबल में भी बड़ा तो प्रधान, अगर ये बल या यहाँ पर जो भी पद लिखा होगा अगर ये वाला प्रधान होगा तो वहां पर कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव। और अगर उत्तर पद प्रधान है यानी कि बाद का पद प्रधान है तो वहां पर कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। और अगर दोनों ही पद प्रधान है यानी कि किसी में कोई मुकाबला नहीं, बराबरी पे मुकाबला छूटे, तो समझ लेना वहां पर द्वंद्व समास है, क्योंकि टक्कर बराबरी की है। और अगर कोई पद प्रधान नहीं है, ना ये, तो फिर अगर तीसरा किसी पद की ओर इंगित करता है तो वहां पर कौन सा समास होगा साथियों? वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। जैसे अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? जिसका पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो वही पूरे शब्द का अर्थ तय करे। यानी कि वही कौन सा पद? जो पद पूरे समास का अर्थ तय करे वही मुख्य होता। तो बताओ, प्रतिदिन में प्रत्येक क्या होता है? मतलब प्रत्येक, प्रतिदिन का प्रतिदिन। अब बताओ दिन को इसका अर्थ क्या होता है? प्रत्येक दिन। अब प्रत्येक दिन को कौन डिसाइड कर रहा है? कौन कर रहा है? प्रति। अगर प्रति नहीं लगा होगा तो पता कैसे चलेगा कितने दिन की, कब की बात हो रही है? तो जो पूरे शब्द का अर्थ तय करे वही प्रधान है। यहाँ पर आजन्म यानी जन्म से लेकर यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। इसमें अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान होगा? प्रथम पद प्रधान होगा।
अब आते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जहां दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाए, यानी कि जब भी हम समास का विग्रह करेंगे तो अगर कारक चिन्ह हमें मिलता है तो समझ लेना कि वहां पर तत्पुरुष समास है। जैसे सरल को आगत यानी सरलागत, सरलागत को क्या कहेंगे? सरल को आगत। अगर सरल को आगत, अगर आगत ना हो तो प्रमुख नहीं हो सकता। रोग से मुक्त, अब बताओ रोगी और रोग से मुक्त, मुक्त होने पर कौन प्रधान हुआ? मुक्ति, मुक्ति मिली ना। तो वहां पर जब द्वितीय पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो, वहां पर कौन सा पद होता है, कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के अदृश्य कारक कौन कौन से होते हैं? जितने कारक होते हैं वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष हैं कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और नत तत्पुरुष यानी निषेध। ये कारक जितने भी होते हैं उन सब में तत्पुरुष समास होता है। जहां पर भी को का अगर लोप हो जाए, यानी माखन चोर, माखन चोर को हम क्या कहेंगे? माखन को चुराने वाला। यहाँ पर अगर का लोप हो रहा है तो वहां पर कौन सा तत्पुरुष समास होगा? कर्म तत्पुरुष समास होगा। और अगर सो का कुल यानी शोक श्याकुल व्याकुल मतलब से या द्वारा का लोप होगा तो वहां पर कौन सा समास होगा? तत्पुरुष करण तत्पुरुष समास होगा। अब आते हैं कर्मधारय समास के। कर्मधारय समास क्या है? तत्पुरुष का वह रूप जहां पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, यानी विशेषण और विशेष्य। विशेष्य जहां विशेषण विशेष्य होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय। जैसे नील कमल, तो विशेष्य क्या है? कमल, और विशेषण क्या है? नील, यानी नील कमल, नीला है जो कमल। ऐसे महाकवि, महा विशेषण, कवि विशेष्य, तो महाकवि में महान है जो कवि। द्विगु समास होता है संख्या का खेल। किसका खेल होता है? संख्या का खेल होता है। वह समास जिसमें प्रथम पद हमेशा संख्यावाची होता है और यह एक समूह का बोध कराता है। वह क्या कहलाता है? द्विगु समास। जैसे नवग्रह है, चौराहा, नौ ग्रहों का समूह, चार राहों का समूह, जहाँ समूह का बोध कराए वहाँ द्विगु समास। अब आते हैं द्वंद्व समास। जहाँ दोनों पद समान रूप से प्रधान हो, विग्रह करने पर योजक चिन्ह हटकर और या लग जाता है, वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व। जैसे माता और पिता, क्या? माता और पिता। तो अगर यहाँ से और हटके क्या लग गया? योजक चिन्ह, तो यहाँ पर कौन सा हो गया? सुख और दुख, माता पिता, ये सब कौन से समास हैं? द्वंद्व समास के। अब आते हैं बहुव्रीहि समास, यानी तीसरे अर्थ की ओर इशारा जो भी करे वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। जहां कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे अर्थ का निर्माण करते हैं, वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। जैसे दस आनन, यानी दशानन, यानी कौन, किसको कहते हैं दशानन? रावण को। लंबोदर, लंबा है उधर, यानी लंबा उधर यानी पेट, किसको कहते हैं? गणेश जी को। और नीलकंठ किसको कहते हैं? भगवान शिव को, शंकर को। अब हमने क्या क्या पढ़ा? हमने मूल शब्द, प्रत्यय, देखो उपसर्ग, प्रत्यय और समास एक साथ तीनों पढ़े। उपसर्ग कहाँ लगता है? किसी भी मूल शब्द से पहले, जैसे आ लग गया तो अधर्म यानी कि विपरीत अर्थ हो गया है। मूल शब्द धर्म, और यहाँ पर भी मूल शब्द धर्म, यहाँ पर भी मूल शब्द धर्म रहेगा। तीनों में ही अलग अलग चीजें हम बताते हैं। यह उपसर्ग हो गया। अगर एक प्रत्यय लग गया तो धर्म प्लस एक धार्मिक यानी विशेषण में परिवर्तित हो गया, और नीचे धर्म के साथ अगर विमुख जुड़ गया तो धर्म से विमुख। अब इसमें बताओ धर्म से विमुख यह तत्पुरुष का कौन सा भेद है?
याद रखना दोस्तों, व्याकरण नियमों का रटंत जालत नहीं, बल्कि शब्दों की एक तार्किक और सुंदर वास्तुकला है। इन्हें रटना नहीं, समझना है। हमने बताया था अभी आप लोगों को किस किस में कौन कौन प्रधान होता है। अब आते हैं शब्द निर्माण की। हमने 3 तकनीकें आज पढ़ी। कौन कौन सी? भाषा कोई स्थिर वस्तु नहीं है, जहाँ एक मॉड्यूलर प्रणाली है, जहाँ मूल शब्दों में नए खंड जोड़कर उन्हें आपस में मिलाकर नए अर्थ गढ़े जाते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पहले उपसर्ग कहाँ लगाए? शब्द के आरंभ में, प्रत्यय शब्द के अंत में, और समाज क्या कर रहे थे? इन शब्दों का संक्षेपीकरण कर रहे थे। यह तीनों ही चीज़ें आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ी। बहुत ही क्रिएटिव वे में, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पढ़ने की कोशिश की। अब आप लोग बताइए, यह आप लोगों के कमेंट बताएंगे कि यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो नेक्स्ट टीचर्स को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।